Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, 2IITians से सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। आप हमसे गूगल मीट पर लाइव क्लास भी पढ़ सकते हैं। उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। Why things move? चीजें क्यों चल रही हैं? प्लैनेट सन के अराउंड चले जा रहे हैं, अर्थ स्पिन करे जा रही है और हमें चलने में अपनी तरफ से एफर्ट क्यों करना पड़ता है? तो इन सारी बातों का एक ही जवाब है कि किसी ना किसी तरह की फोर्स लग रही है। ये हो सकता है कि फोर्सेस का नाम अलग अलग हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, लेकिन सब जगह फोर्सेस इन्वॉल्व है। इसीलिए फोर्स की डेफिनेशन ही यही है कि भाई जो चलती को रोक दे और रुके को चला दे वो फोर्स है, और ना रोक पाए ना चला पाए कम से कम कोशिश तो करे तब भी फोर्स है। Force is an external push or pull which changes or tends to change। यही है कोशिश की बात। State of rest or motion of a body। अब चलो इन बातों का जवाब भी ले लेते हैं। भाई चीजें क्यों मूव करती हैं? ड्यू टू एनी फोर्स, कोई ना कोई फोर्स होगी, ठीक है। प्लैनेट्स क्यों चलते रहते हैं? भाई ग्रेविटी की वजह से चलते रहते हैं। कोई इनर्शिया भी कह सकता है, लेकिन अगर फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चलते रहते हैं। और अर्थ क्यों स्पिन करती रहती है? इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। देयर इज नो फोर्स टू स्टॉप इट। समझे? क्योंकि वैक्यूम में चल रही है अर्थ, तो कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, इसलिए वो चलती ही रहती है। हालांकि एक चैनल है व्हाट इफ द अर्थ की स्टॉप्स स्पिनिंग, उन्होंने एक वीडियो बनाया है। चैनल का नाम है व्हाट इफ, और वो सारे वीडियो व्हाट इफ वाले बनाते हैं। तो उसमें बताया गया कि 18.2 बिलियन ईयर्स बाद अर्थ स्पिनिंग करना स्टॉप कर देगी। तो ये तो फालतू की बातें हैं। 18 बिलियन ईयर्स, तो अभी अर्थ को 4 बिलियन ईयर्स तो हुए हैं अभी तक। तो यानी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अर्थ विल नेवर स्टॉप स्पिनिंग। उसके पहले ही ह्यूमन से एक दूसरे को खत्म कर देंगे। Why do we need to make an effort while walking? क्योंकि भाई हमें फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करना होता है, इसलिए हमें चलते समय मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आते होंगे, आप कमेंट्स में जरूर पूछिए, मैं वहां पे फोर्स का नाम बता दूंगा। जरूर कमेंट करिए। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो टाइप्स की हुई, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, छूकर मेरे तन को किया तूने क्या इशारा। तन को नहीं, मन को, है ऐसे गाना है ना। लेकिन यहां पे तन को छू रहे हैं, बॉडी को छू रहे हैं, ठीक है। अगर जो फोर्स है वो बॉडी से एक्चुअल कांटेक्ट करके उसको चला रही है या रोक रही है, तो वो कांटेक्ट फोर्स होगी। और अगर बिना कांटेक्ट किए चलाए दे रही है जादू से, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगी। चलो पहले इनको समझते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, अगला चैप्टर ही अपना फ्रिक्शन है। बड़े आराम से हमें समझ में आएगा, तब भी डायग्राम बना लेते हैं, कुछ तो आइडिया हम लोग को है ही। देखिए दो बॉडीज हैं, मतलब एक ही बॉडी है एक दो सरफेसेस है। तो एक सरफेस तो वो रखी हुई है, और यहाँ पे क्या होता है, कांटेक्ट की वजह से रगड़ बन जाती है। सरफेसेस कितनी भी स्मूथ हो, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, यही फ्रिक्शनल फोर्स है। टेंसाइल फोर्स, पिछले साल हम लोग पुली वगैरह पढ़ चुके हैं बहुत कायदे से, है ना। बहुत ही एडवांस लेवल की पुली हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। तो पुली में जो स्ट्रिंग थी उसमें टेंशन लग रही थी।
अभी इस चैप्टर में फिर पढ़ेंगे टेंशन के बारे में। तो वही टेंसाइल फोर्स कुछ नया नहीं है, ये टेंशन टी ही है, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी पढ़ेंगे, देख लेते हैं, फिर से इसको बुला लेते हैं। होता यह है कि बॉडी जो है नीचे फोर्स लगाती है mg का, ठीक है, ये तो पता ही है आपको, W वेट है तो वेट इज इक्वल टू mg। तो बॉडी नीचे धंस ना जाए इसलिए नीचे की सरफेस भी ऊपर फोर्स लगाती है, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो n इज इक्वल टू mg हो जाता है। ये भी आप फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है, पढ़ लेंगे बाद में। एयर रेजिस्टेंस हम लोग ने देखा था उसमें, जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, देखा था कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है ऐसे होने की बजाय ना पूरी ऊंचाई तय कर पा रही थी और ना ही पूरी दूरी तय कर पा रही थी। तो ये नो एयर ड्रैग वाला था। एयर ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस एक ही होता है, नो एयर ड्रैग, और ये विद एयर ड्रैग कंसिडरेशन जब हम ले रहे हैं तब ऐसा होता था, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये और ये आगे पढ़ेंगे, ये और ये पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या F इज इक्वल टू GM बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगले साल 12th में आप पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स का भी होता है। तो आर स्क्वायर सब तीनों एग्जाम्पल जो है हम लोग के कैसे हैं, 1/r² रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में जाना था, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये सब पढ़ रहे थे, तब हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि टच ही नहीं करते भाई, अर्थ जो है अपनी यहां कहीं है और मून बेचारा बहुत दूर है, लेकिन फिर भी इसको कब्जे में किए हुए, कहीं जाने नहीं देता, बोलो जहां भी जाओगे हमारे आस ही पास रहोगे। तो कैसे कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से कर रहा है, और कोई कांटेक्ट नहीं है। दैट इज व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। और मैं आपसे यहां पे सवाल पूछना चाहूंगा कि जो मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है वो किलोमीटर में कितनी है, कमेंट्स में बताइए। फोर्स की एक ये भी बात है, अगर वो नॉन कांटेक्ट है तो, कि वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है। जैसे यहां पे अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स देना एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। उसी तरह चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, तो उसके हिसाब से वो रिपल्शन या अट्रैक्शन करते हैं, तो वो भी उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में भी आ जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ होते हैं तो रिपेल करते हैं। तो ये सारी बातें इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या होता है भाई, हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि कोई चीज अगर चल रही है तो चलती रहती है और रुकी है तो रुकी रहना चाहती है। ये न्यूटन्स लॉ भी है ना। तो अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की जो प्रॉपर्टी है इसी को इनर्शिया कहते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो दे डू नॉट चेंज दैट स्टेट। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये अपने आप में जो इतनी बात लिखी है ये भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो ही गया समझो, है ना। तो इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है इनर्शिया। सबके अंदर ये चीज होती है। आप इसको अपनी आम भाषा में समझ सकते हैं,
आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप वो स्कूल नहीं चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी एक तरह का इनर्शिया है। आप जिस सिटी में रहना चाहते हैं आप उसे नहीं चेंज करना चाहते। लोग, अंकल लोग जो जॉब करते हैं वो जॉब नहीं चेंज करना चाहते। ये सारी चीजें इनर्शिया में है, मतलब हम जो कर रहे हैं बस वही करना चाहते हैं। अगर जॉब छोड़नी है तो बहुत ज्यादा अलग से फोर्स लगानी पड़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना पड़ेगा, बहुत सारा गूगल सर्च करना पड़ेगा, लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ये भी एक तरीके से इनर्शिया से आप रिलेट कर सकते हैं, हालांकि वो इनर्शिया नहीं होता है। अब इसी तरह इनर्शिया को 3 तरीके से डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया बोलिए क्या। यहाँ तो रेस्ट और मोशन यहाँ पे है ही है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये तो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके थे। अब और हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वेक्टर पढ़ चुके हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सबको एक एक करके निपटाएंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को पढ़ें। अ बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। यानी कि अगर कोई बॉडी यहां पे पड़ी है तो ये अपनी इस रेस्ट की पोजीशन को कभी भी खुद से चेंज नहीं कर पाई, बाहर से फोर्स लगेगी तो चली जाए, और इसको इस रेस्ट की पोजीशन को चेंज करने का मन भी नहीं होगा। ठीक है, कोशिश भी नहीं करेगी। ठीक है, तो व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली पैसेंजर्स लीन बैकवर्ड। तो ये तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि बस एकदम से चल गई, गिर ही जा रहा है, वो कैसे होता है, मैं सच में गिर रहा था अभी। उसमें अब ये आदमी मान लीजिए खड़ा, खड़े में ज्यादा समझ में आता है, बैठे में भी वैसे फील तो होता ही है। तो अब ये बस रुकी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब बस चल देगी तो ये जो है ये भाई थोड़ा आगे आ जाएगा। अब इसके पैर तो इतनी ही दूरी पे थे तो पैर वहां बना लेते हैं, बस यही है। ये जो पॉइंट ए है, पैर तो पॉइंट ए के आस ही पास रहेंगे और उससे चिपके हुए पैर एक तरीके से चिपके हुए ना, फिसल के बस थोड़ी निकल जाएगी नीचे से, है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से बंधे हुए हैं एक तरीके से पैर उसके, और हेड वहीं है, तो इसीलिए ये पर्सन क्या है, पीछे की तरफ गिर रहा है। पीछे की तरफ गिर रहा है और अच्छे से समझ में आएगा अगर हम आंखें और मुस्कुराहट भी बना दें तो। बस यही होता है। कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। अब जो चीज खड़े खड़े महसूस हो रही वो बैठे बैठे भी महसूस होगी, चेयर पे भी बैठे होंगे, अगर आप सीट पे बैठे होंगे बस पे तो ये चीज होगी। अब आपके हिप्स जो हैं वो आगे की तरफ हो जाएंगे लेकिन हेड वहीं रहेगा, है ना। अच्छा, और हॉर्स राइडर में भी वही है कि हॉर्स आपके हिप्स लेके चला गया लेकिन हेड आपका वहीं रह गया तो आप पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। सिंपल, मतलब सेम रीजन आप यहाँ पे भी चिपका सकते हैं। बस जहां जहां बस ट्रेन है वहां वहां आप हॉर्स को लिख दीजिए, बस मूविंग की जगह गैलपिंग लिख दीजिए। और अच्छी स्माइल और क्लियर दुख। टंगी हुई कारपेट हो उसे पीटो आप डंडी से, लकड़ी से, तो उससे क्या होगा कि उसकी डस्ट हट जाएगी। ये हम लोग हमेशा करते भी रहते हैं। तो अब कारपेट अगर सीधी है तो ऐसी पिट रही होगी तो ऐसी होगी। तो इसी चीज की जो ये वाली साइड है हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मल कारपेट टंगी हुई होगी तो इस तरह होगी, पिट रही होगी तो ऐसे उसमें कर्ल्स आ जाएंगे। मैंने एक ही कर्ल बनाया। तो जो डस्ट पार्टिकल यहां बैठा था वो देखिए इन दोनों की स्ट्रेट लाइन में था, तो इन दोनों की स्ट्रेट लाइन में वो यहीं रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद डस्ट को आपने, ये कारपेट को कई बार पीटा तो ये अब यहीं रहेगा, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, और थोड़ी देर बाद ग्रेविटी की वजह से गिर जाएगा। ऐसा एक ही पार्टिकल के साथ नहीं होगा, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स के साथ होंगे, तो इसलिए कारपेट अपनी थोड़ी सी साफ हो जाएगी। लेकिन कभी भी कारपेट को आप कितना भी
सुताई करिए, कितने भी पिटाई करिए उसकी, ऐसा नहीं होगा कि डिटर्जेंट पाउडर वाली सफाई आपको मिल जाएगी। आपको तब भी उसे भाई धोना पड़ेगा ही। अ कार्ड कैरिंग अ कॉइन, तो कॉइन में यार इसमें ये लोग फ्लिप बोल रहे हैं, लेकिन मैं रिमूव्ड वाला ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। रिमूव्ड वाला भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है। आप देखिए कि अगर कार्ड को धीरे से धक्का देंगे तो कार्ड भी चलेगा और सिक्का भी चलेगा, कोई जादू नहीं होगा। लेकिन आप इसको अगर कस के धक्का देंगे रेड वाले कार्ड को, तो क्या होगा कि इसका और इसका जो फ्रिक्शन है वो टूट जाएगा, मतलब फ्रिक्शन से ज्यादा तेजी से ये नीचे से निकल जाएगा। तो बस यही होगा, आपने बहुत कस के मारा तो कॉइन अपनी जगह और कार्ड चल दिया, बस यही हुआ। तो उसके बाद कॉइन अपना गिरते हुए दिखाई देगा ऐसे, और कार्ड अपना हो जाएगा ऐसे। जब हम लोग मैंगो ट्री की ब्रांच को हिलाते हैं तो मैंगो नीचे गिर जाते हैं। तो देखिए ऐसे हमें नॉर्मली दिखाई देता है। तो अब हम लोग इसको इस लाइन ऑफ विजन से देख रहे हैं, ये साइड व्यू देख रहे हैं। तो ये जो सर्कल है ये एक तरीके से डिनोट कर रहा है कि ब्रांच हमारी अंदर है। अब ब्रांच को हमने हिलाया ऐसे ऐसे, तो क्या होगी, ब्रांच यहाँ आ जाएगी हिलने में और मैंगो वहीं रह जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंगो गिर जाएगा, सेम जैसे डस्ट पार्टिकल वहीं रह गए थे और अपनी कारपेट इधर आ गई थी, अब ब्रांच इधर आ गई। और ये वही है कि धीरे धीरे हिलाने से नहीं होगा, प्यार से हिलाने से नहीं होगा, कस के हिलाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये और यहाँ इस पॉइंट पे जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। इसीलिए थोड़ा स्पीड से काम करना जरूरी है। अब जब बुलेट है तो बहुत ही ज्यादा स्पीड आ जाती है, तो इतनी ज्यादा स्पीड आ जाती है कि ग्लास जो है वो कटिंग की तरह कट जाता है। कैसे कि जो ये आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह छोड़कर पूरा ये ग्लास का गोला लेकर इसके साथ बुलेट के साथ निकल लेते हैं। हालांकि ये भी आगे जाके टूट जाते हैं, लेकिन यहां ये क्लियर होल बना के चला जाता है। तो इस तरह से हमारा जो बुलेट जब फायर की जाती किसी ग्लास पे तो क्लियर होल बन जाता है, जैसे ग्लास कटिंग की गई हो। इसमें एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, जो पुलिस में क्राइम ब्रांच रहती है वो इसके डायमीटर से गेस करती है कि कौन सी राइफल या कौन सी पिस्टल से ये फायर किया गया होगा। तो ये भी बड़ा अच्छा चीज है। हर बार वही चीज है कि कुछ रेस्ट में है और कुछ मोशन में। यहाँ पे क्या रेस्ट में था, ये रेस्ट में था और ये मोशन में आ गया, है ना। ये अपना इनर्शिया मेंटेन कर रहा है। इसे ब्रांच को तो पकड़ के हमने हिलाया लेकिन मैंगो को नहीं हिलाया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, ग्लास रेस्ट पे था और ये ग्लास का टुकड़ा मोशन में आ गया, और या फिर अपनी बुलेट मोशन में थी। तो कोई एक चीज रेस्ट में, दूसरा मोशन में। तो इस तरह का जादू होता रहेगा। अब आ गए इनर्शिया ऑफ मोशन में। फर्क कैसे करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन में। आपको ये देखना है कि पहले क्या था, पहले रेस्ट था तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहले मोशन था तो इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखते हैं कैसे। बिल्कुल वही एग्जाम्पल का उल्टा है। इस बार क्या है कि बस एकदम से रुक जा रही है, वहां पे बस एकदम से चल रही थी। तो अगर बस ऑलरेडी मूविंग, ठीक है, उसका फ्लोर ऑलरेडी मूविंग है, सब कुछ चल रहा है, ये बढ़िया आदमी जो है मस्ती में चल रहा है, खुश है, तो सब कुछ मूविंग है। इसका हेड भी उसी वेलोसिटी में चल रहा है, इसके पैर भी उसी वेलोसिटी में चल रहे हैं, बस का फ्लोर भी उसी वेलोसिटी में चल रहा है। अब एकदम से ब्रेक लगा दिया जाएगा तो बस का फ्लोर रुक जाएगा, पैर रुक जाएंगे, ठीक है। तो अब ये पॉइंट ए है मान लीजिए, तो बस का फ्लोर रुक गया और पैर रुक गए, लेकिन आगे वाला पोर्शन तो अभी भी चल रहा है, यानी ऊपर वाला पोर्शन अभी भी चल रहा है, सर अभी भी चल रहा था। तो बस ये पर्सन की जो स्माइल है वो चली गई।
वो दुख में परिवर्तित हो गई और ये आगे गिर भी सकता है अगर सही से संभला नहीं। यहाँ वेलोसिटी थी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, रुक गए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट इज स्टिल इन द मोशन इवन आफ्टर द बस हैज स्टॉप्ड या अप्लाइड ब्रेक्स। ब्रेक लगाने में देखिए बस एकदम से चल जाए ऐसा कम देर होता है, लेकिन ब्रेक लगते ही रहते हैं। तो कई बार आप देखते होंगे आप बस में बैठे हुए हैं और एकदम से ब्रेक लगा तो आगे वाले में भिड़ जाते हैं, है ना, आगे वाली सीट का जो हैंडल होता उसमें माथा भिड़ जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। अब अ पर्सन गेटिंग डाउन फ्रॉम अ स्पीडिंग बस फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीडिंग या मूविंग कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बस हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है, बस का मुंह इस तरफ है, ठीक है, तो एक पर्सन आया यहां पे खड़ा हो गया, बस चलती जा रही, तो जैसे ही वो कूदेगा तो उस समय जमीन तो रेस्ट पे है लेकिन उसका अपर बॉडी इसी की तरह मोशन में। तो अगर ये कूद कर रुक जाता है तो ये इधर की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। अगर ये चाहता है कि हम गिरे ना तो वो क्या करेगा, जिस वेलोसिटी में बस से कूदा है उसी वेलोसिटी से शुरू करेगा, फिर धीरे 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 रुक जाएगा, अप्लाइंग द पावर ऑफ हिज मसल्स, ठीक है। ऐसा मेरे साथ एक बार ट्रेन में हुआ था। तो ट्रेन बढ़िया ऐसे चल रही है और डस्टबिन मैं देख रहा था कि मुझे डस्टबिन में चाय का वो कप फेंकना है। तो मैंने देखा कि डस्टबिन यहां है और जब तक मैं बाहर आ पाया, निकलने की कोशिश किया तो मेरी नजर डस्टबिन पे ही थी और मैं ट्रेन से कूद गया, उल्टी तरफ कूद गया। तो उतना बुरा मैं गिरा था कि ट्रेन से जब मैं कूदा तो फर्श भी प्लेटफॉर्म में काफी चिकनी होती, तो मैं जिस वेलोसिटी पे ट्रेन चल रही थी थोड़ी देर तक फर्श पे मैं घसीटता रहा। तब मुझे पहली बार इनर्शिया ऑफ मोशन का ज्ञान अच्छे से हुआ एंड एट दैट टाइम आई वाज अबाउट 22 इयर्स ओल्ड। तो ऐसा नहीं है कि उस समय मेरी फिजिक्स कमजोर थी, हाँ, पर स्वच्छ भारत ने मुझे गिरा दिया और मैं यहाँ से फिसलता रहा, ये हालत हो गई थी मेरी। तो तरीका यही है कि जिस डायरेक्शन में बस चल रही है या ट्रेन चल रही है आप कूदें और उसके साथ साथ थोड़ा दौड़ें और फिर धीरे धीरे रुक जाएं। तो धीरे धीरे रुकने से क्या होगा कि आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा अपने पूरे शरीर की स्पीड को बैलेंस करने में। फिर आप धीरे धीरे रुक गए, है ना। आपने एक ऐड देखा होगा कि उसमें अक्षय कुमार एक आंटी को कहता है कि आपको दौड़ना है, तो कहती सर कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो मतलब अब वो अक्षय कुमार कहता है जंप, तो तब दौड़ी जाती है वो और फिर उसके बाद कपड़े उनके गंदे हो जाते हैं और कोई चिंता नहीं होती। तो हमें वहां पे क्या सीखना है कि दौड़ने के पहले आंटी, मतलब कूदने के पहले, जंप करने के पहले आंटी खूब सारा रनिंग करके आती। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा जितनी ज्यादा फास्ट बॉलिंग करने वाले लोग होते हैं वो उतना लंबा रन अप लेते हैं। तो सेम लॉजिक है, उसमें क्या होता है कि जब कोई पर्सन दौड़ते हुए आएगा और उसके बाद जंप करेगा या अपनी बॉल फेंकेगा तो जो उसकी रनिंग की वेलोसिटी है, रनिंग से जो वेलोसिटी मिल गई वो उसके थ्रो या जंप की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। तो उसकी वजह से उसकी बॉल या तो बहुत फास्ट वेलोसिटी से जाएगी या उसका जंप जो है वो काफी लंबा होगा। बस ये कारण है, इसलिए रनर जो है वो दौड़ते हैं। पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहां पे देखिए आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस बताया गया, मैं सारे केस बताऊंगा। अब एक बच्चा है, उसके पास बॉल है, वो बॉल उछाल रहा, ठीक है। तो अगर ट्रेन आपकी चल रही है, यानी ट्रेन का फ्लोर भी चल रहा है, ट्रेन काफी मतलब बक्सा, ट्रेन का डब्बा बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा नहीं उछाल रहा है ये कि छत पे टकराई जा रही है, ये सब नहीं सोचना आपको। तो बार बार मतलब ट्रेन चलती जा रही है, बच्चा भी चलता जा रहा है, बॉल भी चलती जा रही है, तो जब वो बॉल रिलीज करेगा तो बॉल में भी एक
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल तो होगा ही, हॉरिजॉन्टल भी होगा। तो बच्चा तो बोलेगा कि हम बॉल उछाल रहे हैं, हमारे हाथ में गिर रही है बार बार, ठीक है। लेकिन अब दूसरा कोई पर्सन बाहर होगा, वो देखेगा जब इसने बॉल रिलीज की, तब उसके बाद जब बॉल दोबारा आई, तब तक ये बच्चा ट्रेन के साथ चलते चलते यहां तक पहुंच गया, ठीक है। होपफुली सब कुछ सही बने। और ये पॉइंट इसके हाथों के पास था, ये पॉइंट इसके हाथों के पास रहेगा, ऐसा बच्चा महसूस करेगा। लेकिन बाहर का ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि अब जब दोबारा बॉल गिरी है, तब ये ऐसा हुआ, ये रेड वाला रास्ता। तो बाहर के ऑब्जर्वर को ये एक पैराबोला दिखाई देगा, मैंने थोड़ा चिपका दिया है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। पैराबोला दिखाई देगा और प्रोजेक्टाइल की तरीके से वो बॉल गिरेगी, ये बाहर के ऑब्जर्वर को दिखेगा। लेकिन बच्चा कहेगा नहीं नहीं, ये तो वर्टिकली ऊपर जा रही है, वर्टिकली नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होगा। अच्छा, यहां पे एक बहुत बड़ा वर्ड लिखा है कि अपनी ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। अब मान लो ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट करने लगे, ये तो यूनिफॉर्म वाला हो गया, एक्सेलरेट करने लगेगी, तब मान लीजिए कि जब बच्चा अपनी बॉल पहली बार रिलीज करता है, जस्ट रिलीज करता है, उस समय ट्रेन की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। अब जब ट्रेन से ये हाथ से जब ये रिलीज होती है, आपकी बॉल रिलीज होकर ऊपर जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेन इस टाइम तक अपनी वेलोसिटी बढ़ा चुकी है, मान लीजिए, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है। तो ट्रेन की वेलोसिटी हो चुकी है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी 1 मीटर पर सेकेंड है। तब बच्चा क्या करेगा, तब तक आगे पहुंच जाएगा और बॉल जो है उसको फील होगा कि पीछे गिर रही है। लेकिन बाहर, मतलब आप बात को समझ लीजिए थोड़ा सा, 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बाहर वाले ऑब्जर्वर को जो ट्रू हैपनिंग है वो ऐसी दिखाई देगी कि हाँ बॉल आगे ही जा रही है प्रोजेक्टाइल को फॉलो करते हुए। लेकिन क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए ये बच्चा एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ी हुई वेलोसिटी में आ गया। तो बच्चा फील करेगा कि हमने बॉल फेंकी और वो तो पीछे की तरफ गिर गई, ठीक है। तो उसको ये समहाउ ऊपर जाते हुए दिखेगी और अपने सर के ऊपर दिखेगी हाईएस्ट पॉइंट पे, और फिर नीचे दिखेगी। अपवर्ड जर्नी ऐसे होगी और डाउनवर्ड जर्नी ऐसी होगी। कुछ आ गई बात समझ में? Red is the actual path seen by a standing person and black is the path observed by the बच्चा who is throwing the ball। आ रही बात समझ में? ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हमेशा आप ये समझ लीजिए, याद भी रखिए कि जब एक्सेलरेटेड मोशन में फेंकेगा तो बॉल पीछे की तरफ गिरेगी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है। जब रिटार्डेड मोशन होगा तो बॉल आगे की तरफ गिरेगी। तब देखो यहां पे भी रिटार्डेड मोशन भी है, तब भी ट्रेन आगे ही चल रही है ना। ये है एक्सेलरेटेड मोशन का केस। रिटार्डेड वाला और अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन ट्रेजेक्टरी बनी है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। रिटार्डेड में मान लीजिए बच्चा जब फेंकेगा तो 2 मीटर पर सेकेंड से फेंकेगा, एक हायर वेलोसिटी से फेंकेगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। ये ऊपर फेंकने की कोई भी स्पीड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेन तो हॉरिजॉन्टली चल रही है। तो बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड से पहले चल रहा था और जब बॉल गिरी तो 1 मीटर पर सेकेंड पे आ गया। तो वो कह रहा है कि हाँ मेरी ट्रेजेक्टरी ऐसे है, ठीक है, मेरे आगे थोड़ा गिर गई बॉल, ठीक है। और जो असली में है ये बाहर के ऑब्जर्वर के लिए ये थोड़ा आगे पहुंच चुका होगा, तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, उसकी ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी और ज्यादा ऐसी बढ़ी हुई दिखाई देगी। आ रही है बात समझ में आपको? इसमें क्या होगा कि बच्चा सोचेगा मेरे हाथ में ही आ गई, इसमें बच्चे को लगेगा कि मेरे पीछे गिर गई, और इसमें बच्चे को लगेगा मेरे आगे गिर गई। ये रिटार्डेड मोशन है। लेकिन रिटार्डेड मोशन है तब भी क्या हुआ, ट्रेन तो आगे ही चल रही, ट्रेन उल्टी नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों केसेस समझ लीजिए। आपकी बुक में केवल पहला वाला बताया गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला।
अब आए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। यहां पर अगर कोई चीज अपनी जो डायरेक्शन मेंटेन किए है चलते हुए, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो उस डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी वो चेंज नहीं करना चाहती है। ठीक है, डायरेक्शन अगर बदलती है तो भी वो ओरिजिनल डायरेक्शन को मेंटेन करती है थोड़ी देर के लिए। जैसे मड फ्लाइंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द टायर। तो अब मान लीजिए अपना टायर ऐसे चल रहा है, ठीक है, कैसे आपको कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज साइकिल अपना ऐसे आगे जा रही है। तो टायर किसी का भी हो, आपकी बुक में अमीर लोगों के हिसाब से लिखा है टायर ऑफ कार, लेकिन भाई हम गरीब आदमी तो हमने साइकिल बना दी है यहाँ पे। और वो किसी भी टायर में मडगार्ड की जरूरत इसी की वजह से होती है। मडगार्ड केवल बारिश के सीजन के लिए लगाया जाता है बस। अच्छा, अब अगर अपना ये ऐसे घूम रहा है टायर, तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। अब अगर हम, भाई ये टेंजेंशियली वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये इस तरह हो रहा। अभी फोन आ जाने से ध्यान भटक जाता है। तो अब टेंजेंट का मतलब आप समझ गए कि एक ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट पे उसे टच कर रही है। पूरी लाइन हम लोग नहीं बनाते हैं। अब देखो ऐसे घूम रहा है तो मड हमारी कैसे फ्लाई करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, खुद ही इमेजिन करो, है ना। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसी डायरेक्शन में मड हमारी फ्लाई करेगी। और ऐसे चाहे जितने बना दो, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होगी, लेकिन वो कभी, वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो यही चकरगिन्नी भी बन गई फायर क्रैकर वाली, तो उसका भी यही रीजन है। अब देखो आप अपनी साइकिल अपनी देखना, तो उसमें इस तरह से पीछे वाला मडगार्ड बना होगा, लेकिन आगे वाला मडगार्ड सिर्फ इतना ही होगा। ये मडगार्ड बड़ा होता है और ये छोटा होता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि जब आपकी साइकिल आगे चल रही है, अब यही चक्र यहां पे भी लगा हुआ है, तो इधर और इधर जो मान लीजिए पॉइंट है, उससे अगर मिट्टी गिर रही है तो वो आपके कपड़ों को गंदी नहीं करेगी, लेकिन सेम पॉइंट इधर अगर होगी तो वो आपके पैंट को गंदा करेगी। इसलिए ये वाला मडगार्ड बड़ा बनाया जाता है और ये वाला मडगार्ड छोटा बनाया जाता है, कॉस्ट सेविंग है। कभी सोचा ये चीज? अच्छा, फ्लेम कम्स आउट टेंजेंशियली, तो ये समझ में आ ही रहा है कि भाई जो टेंजेंट की डायरेक्शन है उसी के हिसाब से फ्लेम निकलती है चकरगिन्नी में। और इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ भी काम करता है। जो चकरगिन्नी होती है अपनी, असली में उसके चारों तरफ एक ऐसा कॉइल टाइप का लगा रहता है। कॉइल के अंदर बारूद भरा रहता है, और बारूद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गन पाउडर। तो जब इसको बर्न करते हैं तो जल्दी जल्दी अपना जो गन पाउडर है वो बर्न होने लगता है, और ये छोटा होने लगता है तो इसका मास कम होने लगता है, तो ये और तेजी से घूमती है ना। इससे एशेस बाहर निकलती हैं, तो ये इसी तरह घूमने शुरू कर देता है, और जैसे जैसे घूमता है तो इस तरह से रिलीज करता है। अच्छा, इसमें मैंने उल्टा बना दिया है, तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगी, ये इस तरफ घूमेगी, तो अपनी चक्री का घूमने का डायरेक्शन ऐसा होगा। तब ऐसा ही चक्र वो बनाएगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एरोस जो है वो उल्टी डायरेक्शन में होगी, इस तरह। अभी दिखा देता हूं मैं आपको। अब स्टोन रिवॉल्विंग इन अ सर्कल फ्लाइज टेंजेंशियली। अब तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये अपना एक लड़का है ऐसे ऐसे पत्थर घुमा रहा है। ऐसे करने में जब भी आप स्ट्रिंग को काट देंगे, मान लीजिए यहां से कट कर दी स्ट्रिंग, तो जब इस पॉइंट पे पत्थर होगा तो वो इस सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में उधर की तरफ चला जाएगा। याद रखिएगा, यहां पे ये और ये स्ट्रिंग का जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उस समय, उसके परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंट। आगे आप जब पढ़ेंगे, क्लास 11th में ही है, कि जब सर्कल होता है तो सर्कल का जो रेडियस होता है
उसके परपेंडिकुलर उसका टेंजेंट होता है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एक नया नाम पढ़ेंगे। ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल करके एक पूरा बढ़िया टॉपिक ही होगा आपके में। ठीक है, तो नॉर्मल और रेडियस की डायरेक्शन एक ही होती है, स्ट्रिंग की डायरेक्शन एक ही होती है। जब मैं पुणे में था तो वहां पर एक जगह बस रुकी और बस का कंडक्टर बोलने लगा, चला चला उतरा फट फट, भोसरी वाले उतरा फट फट। मुझे लगा ये तो गाली दे रहा है। अच्छा हुआ मुझे यहां नहीं उतरना। तो उसकी कहानी ये है कि एक जगह ही है पिंपरी चिंचवड़ में जिसका नाम है भोसरी। दिस इज द स्पेलिंग, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। खैर, मराठी। हम अपनी बस पे वापस आते हैं। अब यहां पर क्या होता है, अगर मान लीजिए बस राइट साइड मुड़ रही है, यहां पे से राइट का मतलब यह है कि बस भाई लेफ्ट साइड भी मुड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कि कोई एक एग्जांपल से हम लोग समझे ले रहे हैं। तो राइट साइड मुड़ रही है और पैसेंजर्स जो हैं वो लेफ्ट की तरफ होते हैं। अभी तक हम लोग टेंजेंशियल वाला कुछ लॉजिक पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अगर मैं जिस सीट पे बैठा हूं वो ये है, ठीक है, बस की ये चौड़ाई है मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये बस ऐसे जा रही है और जब मोड़ आया तो इधर जाके मुड़ जाती है, ऐसे होता है। तो मैं सीट पे अगर बैठा हूं तो असली में मैं एक पार्टिकल हूं। एक पार्टिकल होने के नाते बस जब सीधी चल रही है तो मैं सीधा चलूंगा। अब बस चलते चलते इस पॉइंट पे आ गई। इस पॉइंट पे बस मुड़ना शुरू हो गई। मुड़ना शुरू हो गई तो मेरा तो अभी भी सीधे जाने का मन है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और बस जब यहां पे मुड़ रही है तो अब मैं समझ गया कि चलो यार अब सर्कुलर मोशन हो रहा है हमारा। सर्कुलर हो रहा है, कैसे सर्कुलर हो रहा है, देखो ये भी तो एक जायंट सर्कल का आर्क है ना। तो इसलिए इधर हम लोग जो लीन करते हैं वो कोई मतलब नहीं होता, हम लोग कोई नई चीज नहीं है, हम लोग भी टेंजेंशियली ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जब ये बस ऐसे हो रही होती है, मुड़ रही होती, तो हमारे जैसा आदमी मतलब टेंजेंशियली ऐसे जा रहा होता है। तो बस में बगल में जो बैठी हुई आंटी होती है वो देखती है कि ये खिड़की से भिड़ा जा रहा है, और वो खिड़की से भिड़ी जा रही है, लेकिन मेरे बगल में जो आंटी है वो मुझसे भिड़ी जा रही है, क्योंकि वो भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से अछूती नहीं है। एक बार फिर से, बस ऐसे मुड़ी, बस में बैठा ये वाला आदमी ऐसे हो रहा है, देखो है ना, इसका ये सीधा ही जा रहा है, बस मुड़ रही है। आई बात समझ में? तो ये इस आदमी को लग रहा, इस आदमी को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये खिड़की से, इस साइड वाली खिड़की से भिड़ा जा रहा होगा। तो इसीलिए बस मूव कर रही है राइट को और आप मूव कर रहे हैं लेफ्ट को। ये चीज होती है। और लिख लो सही से। अब बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन और बनाया जा सकता है। व्हेन अ बस सडनली टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, पैसेंजर्स लीन टुवर्ड्स राइट, तब उसमें ये वाली रोड जो होगी वो इस तरफ होगी। सब समझ ही सकते हैं आप। मान लीजिए कोई बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्स लग रही हैं, F1 और दूसरी फोर्स लग रही F2, अलग अलग डायरेक्शन में, थोड़ा टेढ़ा बन गया शायद, अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह कि F1 बराबर F2। तो यानी कि फोर्सेस बैलेंस्ड है, फोर्सेस बैलेंस्ड है यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा रुक जाएगा। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि F1 और F2 बैलेंस्ड रहें और ये ऑब्जेक्ट चलने लगे या चलता रहे। आप बोलेंगे ऐसा कैसे सर, फोर्सेस बैलेंस्ड है तो चलाने वाला कौन है, कैसे चल रहा है?
अगर आप बस में बैठे हुए हैं, बस लगातार चल रही है सेम वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, बस का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता है, इंजन बंद कर देता है, ठीक है, चाबी निकाल लेता है, तो बस थोड़ी देर बाद सरकते 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 रुक जाती है, ठीक है। अब क्यों रुकती है बस? इसलिए रुकती है क्योंकि बस के टायर और रोड में फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से बस थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो क्या जब बस चल रही है तब फ्रिक्शन नहीं लग रहा? तब भी लग रहा है। तो यानी बस जब 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से लगातार चलती है, उस सिचुएशन में फ्रिक्शन जितना फोर्स पीछे लगाता है उतना ही बस का इंजन फोर्स आगे लगाता है, याद रखिएगा। तो फोर्सेस तब भी बैलेंस्ड रहती है और बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलती है। तो ये नई लर्निंग हुई, जब बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं तब रेस्ट पे होना भी संभव है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे होना भी संभव है। एक्सेलरेट नहीं कर सकता कोई चीज। जब फोर्सेस बैलेंस्ड हैं देन द बॉडी कैनॉट एक्सेलरेट और रिटार्ड, बट इट कैन रिमेन एट रेस्ट, इट कैन ऑल्सो मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब चेंज ऑफ डायरेक्शन भी नहीं कर सकता, ये बातें याद रखिएगा। इसी सबको न्यूटन्स लॉ ने बड़े ही कम शब्दों में रख लिया है। फोर्सेस बैलेंस है तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। जब रेस्ट में रहेगा तब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 रहेगी, जब रेस्ट में नहीं रहेगा, मोशन में रहेगा, तब वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। तो ऐसे में ये तो रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये पढ़ चुके हैं, और चलता है तो चलता ही रहना चाहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन विद द सेम वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन। यहां पे सेम स्पीड भी लिख सकते थे, जब हम लोगों ने सेम वेलोसिटी बोल दिया तो यानी डायरेक्शन तो उसके अंदर ही है, बट चलो कोई बात नहीं। तो दोनों ही सिचुएशन में एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन ये 0 ही रहेगा। एक्सेलरेशन अगर 0 नहीं है यानी कि फोर्सेस बैलेंस्ड ही नहीं है। F इज इक्वल टू ma वाली बात आ गई ना। आगे इस सब चीज पे हम लोग काफी न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बस इसी सारी बातों को इन्होंने समअप किया, बोला कोई चीज रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, चल रही है तो चलती रहना चाहती है, लेकिन वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन मेंटेन रखेगी अगर मोशन की बात हो रही है, जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लग रही हो। यही है न्यूटन्स कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। तो अभी तक हम लोगों ने जो 3 केसेस पढ़े, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों में अगर पूछा जाए कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।